बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य सेकंड पेपर, जिसका नाम है हिंदी कथा साहित्य। एसपी कॉलेज फालना की ऑनलाइन क्लासों में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पूर्व हमने इसके पाठ्यक्रम, पेपर का पैटर्न, यूनिटों का परिचय देख लिया है और हमने ये देखा कि हमारा पूरा पाठ्यक्रम 5 भागों में 5 यूनिट के अंदर विभाजित है और मेन एग्जाम में ये 5 यूनिट भाग ब और स 3 भागों में पूछी जाती है। हमने देखा कि हमारा मेन एग्जाम पेपर 100 नंबर का है, उसमें से यूनिट पहली जो गबन उपन्यास पर जुड़ी हुई है और जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, ये 40 नंबर के आसपास की है। भाग ब और स तीनों को मिला दिया जाए तो ये 40 नंबर के आसपास की यूनिट है। कुल मिलाकर ये गबन उपन्यास 1931 में प्रकाशित होता है। 232 पृष्ठ के आसपास का उपन्यास है और प्रत्येक उपन्यास, नाटक, कहानी, एपिसोड अंकों में विभाजित होती है। उसी तरह ये उपन्यास 52 अंकों में विभाजित है और इस 52 अंकों में से हमने पहला और दूसरा अंक पिछली कक्षाओं में देखा था। कहानी का रिवीजन करके पहले दूसरे अंक को साथ लेते हुए आज हम अंक 3 की बात करेंगे। अंक पहला और दूसरा एक साथ लिया जाएगा, फिर उसको अंक 3 से जोड़ा जाएगा। हमने देखा कि कहानी का जब पालन होता है तो ये प्रयाग उत्तर प्रदेश पर आधारित कहानी आती है। यह प्रयाग के एक गांव जिसमें एक जमींदार है, वो जमींदार उस गांव का मुखिया भी है। वहां पर उस जमींदार का जो बही खाता है, हिसाब किताब है, खेत खलियान का लगान है, फसल है, ब्याज पे जो पैसे दिए जाते हैं वो कार्य है, और सभी कुछ कार्य संभालने का कार्य करते हैं दीनदयाल। दीनदयाल भी अपने मालिक की तरह बेईमान है और इसी बेईमानी के कारण उनके परिवार में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई। जैसे कि दीनदयाल, उनकी पत्नी ईमान की, दोनों के यहाँ पर संतान होती है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसी कारण दीनदयाल और मानकी के 3 लड़के हुए और तीनों अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रत्येक माता पिता की एक लालसा, एक ख्वाहिश, एक इच्छा होती है कि उनके संतान हो जिसे वो लाड प्यार करें। दीनदयाल मानकी संतान के सुख से वंचित है। इसी कारण इन्होंने कई सारे साधन प्रयोग में लिए होंगे, कई मेहनत की होगी, कई जगह देवालय वगैरह, मंदिर वगैरह गए होंगे, फूल चादर चढ़ाई होगी और उसी कारण उनके यहाँ पर एक लड़की का जन्म होता है बहुत समय के उपरांत, जिसका नाम रखा जाता है जालफा। जालफा बचपन से इकलौती रही, इसके कारण उसे लाड दुलार थोड़ा ज्यादा मिला, नौकर चाकर हुए, सहेलियों से घिरी रही, इसके लिए वो कुछ जिद्दी हो जाती है। और एक बेटी की सबसे अच्छी सहेली उसकी माँ होती है, तो माँ के जो संस्कार जालफा ने ग्रहण किए उसके कारण वो बन जाती है आभूषण प्रेमी। और हमने पिछली कक्षाओं में देखा, पिछले एपिसोड में देखा कि मानकी के कारण जालफा आभूषण प्रेमी बन जाती है और दीनदयाल के कारण जालफा खिलौनों से आकर्षित होना बंद कर देती है। क्योंकि दीनदयाल जब भी बाहर जाते हैं तो अपनी बच्ची के लिए खिलौने नहीं लाते हैं, आभूषण लेकर आते हैं, अपनी पत्नी के लिए भी लेके आते हैं। जालफा बचपन में अपनी सहेलियों के साथ जब सावन के महीने में झूला झूलती होती है तब वहां पर एक नकली सामान बेचने आता है बिसाती। जालफा उस बिसाती से जिद करने के उपरांत एक नकली चंद्रहार ले लेती है, लेकिन जब वो घर जाती है शाम को देखती है कि पिताजी उसकी माता के लिए असली चंद्रहार लेकर आए हैं, तो इस नकली और असली की तुलना करते हुए जालफा जिद करती है कि मुझे तो माता मानकी के जैसा चंद्रहार चाहिए। माता पिता द्वारा समझाया जाता है कि चंद्रहार बच्चों को नहीं दिया जाता, पीहर पक्ष के लोग नहीं देते हैं। जब जालफा बड़ी हो जाएगी, उसका विवाह होगा तो चंद्रहार उसके ससुराल पक्ष के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पर इस पहले दूसरे एपिसोड की कहानी खत्म हो जाती है, जिसके अंतिम में हमने देखा कि जालफा इंतजार करती है कब उसकी शादी हो। क्यों इंतजार करती है अपने विवाह का वो कन्या? क्योंकि उसे विवाह से ज्यादा इंतजार है चंद्रहार का, कि जब विवाह होगा तो उसे चंद्रहार ससुराल पक्ष के द्वारा दिया जाएगा। वो एक अंदर ही अंदर अंदरूनी साधना में डूब जाती है
कि कब उसे चंद्रग्रहण मिले। आभूषण के प्रति ऐसा तीव्र लगाव बहुत कम देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एपिसोड 3 की, जिसमें पहले हम देख चुके हैं एक परिवार को, अब हम देखेंगे दूसरे परिवार को। ये था प्रयाग के गांव का, जबकि ये है प्रयाग इलाहाबाद का। इस प्रयाग शहर के अंदर दयानाथ जी हैं जो अपने परिवार के मुखिया हैं। उनकी पत्नी है जिसका नाम मिलता है रामेश्वरी। कहीं कहीं पर इस रामेश्वरी का नाम जोगेश्वरी भी मिलता है, लेकिन रामेश्वरी नाम बिल्कुल सही है। दयानाथ परिवार के मुखिया है, पति है, उनकी पत्नी का नाम है रामेश्वरी। एक पति होने के साथ ये पिता भी है। इनके 3 संतानें हैं, तीनों संतानें लड़के हैं। सबसे बड़ा लड़का रमानाथ, जिसे हम आगे चल के रमा नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। दूसरा लड़का गोपीनाथ और तीसरा लड़का विश्वनाथ। रमानाथ और गोपीनाथ में उम्र का थोड़ा सा फर्क है। जैसे रमानाथ जी बीए कर चुके हैं तो गोपीनाथ जी 5वीं 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, ये समझ सकते हैं। दयानाथ, उनकी पत्नी रामेश्वरी, 3 लड़के रमानाथ, गोपीनाथ और विश्वनाथ। दयानाथ जी प्रयाग के रहने वाले हैं, बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति है। ये दयानाथ जी अपने परिवार के मुखिया हैं। परिवार 5 सदस्यों का है, दयानाथ जी का, रामेश्वरी 3 लड़के, 5 हो गए। 5 सदस्यों का गुजारा दयानाथ जी ही चलाते हैं। दयानाथ जी गुजारा चलाने के लिए प्रयाग की कचहरी में बाबू का काम करते हैं और पूरे प्रयाग में, पूरी कचहरी के अंदर दयानाथ जी प्रसिद्ध है, विख्यात है अपनी ईमानदारी के लिए, कि ये कभी भी किसी से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लेते हैं। कर्तव्यनिष्ठ है, जो कार्य किया जाता है उसे अपने कर्तव्य के रूप में पूरा करते हैं। वचन पालन करता है कि किसी को कह दिया कि आपका काम इतनी तारीख को इतनी बजे तक मैं संपूर्ण कर लूंगा तो संपूर्ण कर लेंगे। एक आदर्श सज्जन व्यक्ति में जो गुण होते हैं दयानाथ जी में पूरे संपूर्ण रूप से विद्यमान है। दयानाथ जी का हमने पूरा परिचय लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत मायने रखती है, वो भी देख लेते हैं। दयानाथ जी का वेतन है सिर्फ 50 रुपए। 50 रुपए आज के समय में कोई मायने नहीं रखते, लेकिन 1931 में अगर हम 50 रुपए की बात करें तो 50 रुपए वेतन इतना उचित है कि उससे किसी का गुजारा तो अवश्य हो ही सकता है। दयानाथ जी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करवाते हैं और परिवार का गुजारा बसरा भी करते हैं, लेकिन कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करते। दयानाथ परिवार के बाहर कार्य करते हैं, रामेश्वरी परिवार को संभालने का कार्य करते हैं। इन दोनों की मेहनत के कारण इनका बड़ा लड़का रमानाथ बीए तक पढ़ चुका है। 1931 में बीए की पढ़ाई करना आज के समय में हम तुलना करें तो सबसे उच्च पढ़ाई है, हायर एजुकेशन, उसमें बीए सबसे हायर हुआ करती थी। 10वीं के बाद 11वीं होती थी, 10वीं 12वीं और बीए 11वीं और ये बाद में आई थी। रमानाथ जी बीए कर चुके हैं, बहुत हायर एजुकेशन ग्रहण की, अच्छे दोस्तों के साथ रहे, तब तक ठीक था, लेकिन हायर एजुकेशन हर कोई ग्रहण नहीं कर पाता था, धनिक व्यक्ति ये कर सकते थे। दयानाथ जी ने बहुत मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाया, लेकिन बच्चा लड़का थोड़ा बेईमान निकल गया, उसकी संगत थोड़ी गलत हो गई, वो ऐसे दोस्तों में फंस गया जो अमीर हुआ करते हैं। तो रमानाथ जी के शौक भी उसी को देखकर बदल चुके हैं। कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरह अमीर दोस्तों के साथ रहने के कारण रमानाथ खुद दिखावा करने वाला, वाक चातुर्य, बोलने में माहिर बन चुका है और अमीरों के जैसे खेल भी पसंद करता है, शतरंज, टेनिस वगैरह। रमानाथ जी बीए करने के उपरांत भी रोजगार नहीं करना चाहते, वो आवारा टाइप के हैं, सारे दिन घूमना, दोस्तों में पड़े रहना, पैसे फिजूल करना, दोस्तों से उधार लेना, उस तरह की बात है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के जिम्मेदार लड़के को शोभा नहीं देती। वो सभी दुर्गुण रमानाथ जी में विद्यमान, और जो एक आदर्श सज्जनशील व्यक्ति में गुण होने चाहिए वो सभी इनके पिताजी दयानाथ में विद्यमान। इस तरीके से हमने 2 परिवार देखे, एक प्रयाग के गांव का जिसके मुखिया दीनदयाल,
और उसमें मेन कैरेक्टर आता है उनकी लड़की चाफा। इधर हमने दूसरा परिवार देखा प्रिया की सिटी का, शहर का, जहां कचहरी में बाबू का काम करने वाला दयानाथ जी, उनका लड़का है रमानाथ। इस पूरे परिवार में, दयानाथ के परिवार में रमानाथ एक मेन कैरेक्टर बन के उभरेगा। आपको इन दोनों परिवार के कैरेक्टर, पात्रों का नाम याद रखना है, तथा जब भी हम इसके बारे में आगे पढ़ें तो इनके चरित्र की बारीकियों को भी आपको समझना है कि दीनदयाल बहुत बेईमान है, लेकिन दयानाथ बहुत ज्यादा ईमानदार है। दयानाथ जी ईमानदार है, लेकिन उनका लड़का रमानाथ बिल्कुल बेईमान है, आवारा है। दयानाथ अपने घर का खर्चा चलाते हैं परिवार के मुखिया होने के नाते, लेकिन रमानाथ पैसों को फिजूल खर्ची में उड़ाता है। इधर हम देखेंगे दीनदयाल की फैमिली, इधर हम देखेंगे दयानाथ की फैमिली। इसी के साथ हमारे 3 एपिसोड पूरे हो जाते हैं। अगली क्लास में हम तीनों का रिवीजन करके 4था एपिसोड पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।